हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी आपके लिए लेकर आ गया है अर्थशास्त्र का एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास तथा नियोजन। इससे विगत एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न बनाए गए हैं। हालांकि नियोजन का जो सिस्टम अपनाया गया था वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपनाया गया था। एक योजना के तहत भारत के विकास के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है, यानी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से योजना आयोग के स्थान पर उन्होंने नीति आयोग का गठन किया। ठीक है, 2017 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना चली, इसके बाद योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आज भी विभिन्न एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सब पे विचार करेंगे। साथ साथ यदि करंट के से संबंधित कोई बात आती है तो उस पर भी बात हम लोग करेंगे। तो आइए, 2-3 कमेंट हमने पढ़ा था और बहुत ही अच्छा लगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। रेगुलर वीडियो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस केवल आप इस एग्जाम टाइम एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़िए। निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और सरल शब्दों में समझाने और बताने का प्रयास किया जाता है। प्लेलिस्ट की जहां तक बात है तो प्लेलिस्ट अर्थशास्त्र और भूगोल की बनी हुई है। उसमें 18 से 20 वीडियो हैं। ये बाकी वीडियो भी उसमें जोड़ दिए जाएंगे ताकि एक ही जगह आपको सारी वीडियो मिल सके। तो आप एक बार खाना बना रहे हो या कोई काम कर रहे हो, चला के रख दीजिए, क्योंकि केवल बात जाती रहेगी दिमाग में तो भी आपके प्रश्न सही होते रहेंगे। ठीक है, और यही मेहनत अभी की आपको अपने एग्जाम के समय बहुत ही फायदेमंद होगी। आप देखते ही प्रश्नों के आंसर को सही कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज इस टॉपिक से आपके लिए कौन कौन सा प्रश्न रखा गया है। आइए, पहला प्रश्न है कि भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण क्या है। भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिएगा, भारत में जो ज्यादातर उद्योगों के बीमार होने अर्थात लाभदायक ना होने के कारण में सबसे बड़ा कारण जो आता है वो कुप्रबंधन का आता है। क्या? कुप्रबंधन, मतलब उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसलिए उससे लाभ ना होकर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, और वह धीरे धीरे बंद होने के कगार पर चले जाते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ी सी समस्या श्रमिकों को लेकर भी रहती है, लेकिन आज श्रमिकों इतनी ज्यादा बेरोजगारी है तो श्रमिक की छटनी करके भी उनको सुधारा जा सकता है। लेकिन कुप्रबंधन अगर है, ठीक है, कुप्रबंधन है तो सब कुछ रहते हुए भी आप उस उद्योग को लाभ की स्थिति में नहीं ला सकते, जो भारत की एक बड़ी समस्या। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ठीक है, उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तुओं का उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आप सभी जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, या किसी भी कोई भी जीव है, सभी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उपभोग का मतलब केवल खाना नहीं होता है, पहनना ओढ़ना सब कुछ उपभोग में आता है, और उपभोग ही अर्थशास्त्र की प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, अब इन विकल्पों में से कह रहा है उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो देखिएगा, एक उपभोक्ता का कौन सा अधिकार नहीं है? सुरक्षा का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार है मतलब क्या कि कोई भी वस्तु वह ले रहा है तो उस वस्तु से सुरक्षित होने का अधिकार है कि वो फटे ना, जले ना, ठीक है, जिससे उसको हानि हो जाए। क्योंकि आज कंपनियां इतनी भ्रामक प्रचार के द्वारा अपनी वस्तुओं को धड़ल्ले से मार्केट में उतार रही हैं कि आदमी यानी उपभोक्ता उनके बहकावे में आकर वस्तु तो खरीद लेता है, फिर उस वस्तु से उसको नुकसान हो जाता है। तमाम तरह की गारंटी और वारंटी का वादा करके आप तो देखे होंगे कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। ठीक है, विमल पान मसाला, बोलो जुबा केसरी, इस तरह की चीजें जब आदमी सुनता है तो निश्चित तौर पर उसके प्रति लालायित होता है
चीज़ों को ले लेता है। और उसी तरह की कोई एक कंपनी नहीं, मैं नाम नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रचार के माध्यम से उपभोक्ताओं को क्या करती हैं, लुभाती हैं, और हम सब उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो खरीदते समय तमाम सारी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, और एक नियम बनाया गया कोपरा। क्या? कोपरा नाम सुना होगा आपको, इसको कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दो अंक को लेकर इसमें फुल फॉर्म दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 1986 में आया है। कब आया है? 86 में। इसी नियम के तहत ये भी पूछा जाएगा, उपभोक्ताओं के लिए अधिकार दिए गए हैं। कौन? सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है, चुनने का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, ये बी की अगर बात करें, यही नहीं है, क्योंकि ये सभी नागरिकों के लिए है, ठीक, और ये सरकारी कामकाज की जानकारी के लिए। आम नागरिक का ही पैसा सरकार का पैसा होता है, इसलिए सरकार जहां भी पैसा खर्च करती है, ठीक है, उसके लिए आम आदमी जानकारी ले सकता है। इसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। यह आया है 2005 में। ठीक है, यह उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत नहीं है। ठीक है ना जी। आगे ये कह रहा, एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसमें हुए परिवर्तनों को मापना। मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य क्या है? देखिएगा, ये प्रश्न है। जीवन स्तर को मापना, रुपए की खरीद की शक्ति को मापना, धन में स्वर्ण की मात्रा, या उत्पादन की क्षमता। किसको मापना? ठीक, तो देखिएगा, एक मूल्य सूचकांक की अगर बात करता है, मूल्य सूचकांक है ये, ठीक है, कैसा सूचकांक? मूल्य सूचकांक। तो धन में स्वर्ण की मापना, धन में स्वर्ण की मात्रा को मापना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है। कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश किस पर घोषित किया जाता है? तो देखिएगा, अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, या अभिदत्त पूंजी पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कंपनियों के लाभांश की बात करें, ठीक है, कंपनियों की लाभांश की बात करें तो यह अभिदत्त पूंजी पर घोषित किया जाता है। अभिदत्त पूंजी पर क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। अभिदत्त पूंजी क्या होती है? कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो संभावित पूंजी उस कंपनी के द्वारा आंकी जाती है, उसी को ही यह अभिदत्त पूंजी के रूप में देखते हैं। उसका लाभांश, कंपनियों का लाभांश किस पर होता है? अभिदत्त पूंजी, उसी पूंजी पर निर्भर करता है, उसी पूंजी पर घोषित किया जाता है। आगे कह रहा है कि जब व्यक्ति उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती हैं, जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती हैं, उसे संबंधित उद्योग समूह राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती हैं, तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है क्या? ऊपर से नियोजन के रूप में, नीचे से नियोजन के रूप में, ढांचागत नियोजन, विकास के रूप में नियोजन। आप इस प्रश्न के आंसर को बड़े ध्यान से देखिए, आप इसका आंसर निश्चित रूप से दे सकते हैं। ठीक है, अभिदत्त व्यक्तिगत इकाइयां, व्यक्तिगत मतलब नीचे की तरफ से जा रहा है, ठीक है, एक योजना बनाती हैं और उससे उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती। मतलब यदि कोई व्यक्तिगत उत्पादन इकाई कोई योजना बनाकर अपने ऊपर धीरे धीरे राज्य सरकारों से केंद्र सरकार को भेजती है, तो इसे हम कहेंगे नीचे से नियोजन। क्या कहेंगे? नीचे से नियोजन। यदि ऊपर सरकार कोई योजना बनाती है और नीचे पहुंचाती है, तो उसे कहेंगे ऊपर से नियोजन। क्या कहेंगे? आसान है, बस समझने की बात है। हाँ, आगे कह रहे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है,
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना ठीक नहीं है, ये जान लीजिएगा। पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना ठीक नहीं है। क्लियर। कह रहा है कि भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण क्या है। भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण क्या है। जोतों की बिखरी हुई प्रकृति, उत्पादन में मौसमीपन, विश्व के कहीं भी कृषि पर कर नहीं होना, कर संग्रहण में बढ़ता हुआ उपरिव्यय और राजनीतिक इच्छा। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और जान लीजिए किसका डी सही है, क्योंकि कठिन इसीलिए है कि कर संग्रहण में बढ़ता हुआ उपरिव्यय, कि कृषि के द्वारा जब कर संग्रहण की बात होती तो इतनी तरह की मदें होती हैं कि उनको संग्रहण करने के लिए जितने अधिकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं उनका व्यय उससे ज्यादा आ जाता है। और राजनीतिक इच्छा की कमी है, क्योंकि किसान को, ठीक है, कोई भी राजनीतिक आदमी या सरकार परेशान नहीं करना चाहता और करना भी नहीं चाहिए। कारण क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, किसान ही सबका पालन पोषण कर रहा है और अंतिम रूप से सारे कर टैक्स का भार जो है वही किसान पर आकर, बाकी सबको तो महंगाई भत्ता वगैरह मिल जाता है। कह रहे भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। जब योजना आयोग था तो ये भी थी, ठीक है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, 6 अगस्त 1952। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, यही पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी। ठीक है, आगे कह रहा है सुमेलित कीजिए। क्या करना है, सुमेलित करना है परिवार नियोजन रणनीतियां और पंचवर्षीय योजनाएं। कौन सी परिवार नियोजन की रणनीति कब अपनाई गई थी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। प्रथम को जोड़िए लयबद्ध रणनीति। प्रथम में क्या है, लयबद्ध रणनीति। 1 में 4 पहले ही सही हो जाएगा। बी में 2, बी के साथ आप जोड़ लीजिए 2, यानी बी में चिकित्सा केंद्र रणनीति, चिकित्सा केंद्र रणनीति। सी में 3 यांत्रिक रणनीति। तृतीय में क्या, तीसरी पंचवर्षीय योजना में यांत्रिक रणनीति आप जोड़िएगा। और चतुर्थ में कैफेटेरिया रणनीति को अपनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका विकल्प डी सही हो जाता है। कौन सा, डी। आगे, भारतीय योजना आयोग के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है। कौन सा वक्तव्य सही और गलत को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। यह भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। योजना आयोग के बारे में सही है, ठीक है, पहला तो सही है, यह भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। यह गैर संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग क्या था, गैर संवैधानिक। इसके सदस्य और उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। सदस्य को किसी न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नहीं होती। जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप योजना आयोग के बारे में जानते हैं तो आप जानेंगे कि ये डी यानी सभी चीजें सही हैं। यह भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। इसके सदस्यों और उपाध्यक्षों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। सदस्यों की न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नहीं होती। समझ में आई बात। तो ये सभी चीजें क्या हैं, सही हैं योजना आयोग के बारे में। 15 मार्च 1950 को ये गठित किया गया था। ठीक है, क्या 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। ठीक, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। समझ में आई बात। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यह पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। आगे
यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। देखिए कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? गरीबी उन्मूलन, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी और सातवीं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का, क्योंकि बहुत सारे गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम इसमें चलाए गए थे, इसीलिए इस योजना को गरीबी उन्मूलन की योजना भी कहते हैं। कौन? पांचवी। आगे कह रहा भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, तो देखिएगा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? वही जिसमें उन्मूलन की बात हुई थी, जिसमें उन्मूलन की बात हुई थी। ठीक है, जब आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको मिलेगा गरीबी उन्मूलन का नारा पंचवर्षीय में, गरीबी हटाओ का नारा छठी में, लेकिन जब ऑप्शन में ना हो तो आप पांचवी ही लगाइएगा। क्लियर? कह रहा कि महान लोबिस मॉडल आधार था पंचवर्षीय योजना का। महान लोबिस कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था? ठीक है, तो देखिए जब आप पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली किस पे थी? प्रथम वाली, प्रथम हैराड डोमर पर थी। द्वितीय आपकी महाल नोबिस पर थी। महाल नोबिस, यह कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था, इसमें उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो क्या सही होगा? हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे कह रहा है कि समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास करना। ठीक है, एक साथ सभी को लेकर चलने की बात किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो तीव्र और अधिक समावेशी इसका पूरा सिस्टम था और ये चलाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित है? हिंदू समृद्धि दर से के.एन. राज, राजकृष्ण या जगदीश भगवती? जगदीश भगवती को हिंदू समृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू समृद्धि दर। और ये लंबे समय से जब एक ही स्थान पर समृद्धि दर बनी रहे, मतलब उससे बढ़े ही ना, उसी को जगदीश चंद्र भगवती ने क्या कहा था? हिंदू समृद्धि दर। और ये लगातार 3% से लेकर 3.5% के बीच बनी रही थी, इसी को जगदीश चंद्र भगवती ने हिंदू समृद्धि दर कहा। ठीक, हाँ। कह रहा कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे है? तो आप JN जगदीश नारायण भगवती। आगे अभी मैंने उसकी व्याख्या कर दी। कह रहा आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान। आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र का बढ़ेगा, कृषि का घटता है। आगे भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अभी आपने देखा, ठीक है, कि जैसे जैसे बढ़ रही अर्थव्यवस्था वैसे वैसे तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है और राष्ट्रीय आय में उसका योगदान बढ़ रहा है। आगे कह रहा कि 2003 और 4 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर। ये प्रश्न मैंने इसलिए उठा लिया कि आप जानिए इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। यहां आप जब 24-25 कर लेंगे तो ये हो जाएगा करेंट। क्या हो जाएगा? करेंट। और संयोग से ये जो आपका है ये सही ऑप्शन है। क्या है? ये सही ऑप्शन है। 24-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का अनुमान कितना है?
6.5% रहने वाला है। कितना? 6.5%। तो आप इसके जगह पर ये समझिएगा 24-25। क्या? 24-25। कर की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आयोजन की एक सांकेतिक भूमिका होती है। आयोजन की कोई भूमिका नहीं होती। आयोजन निर्धनों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में सहायक होता है। आयोजन निर्धनों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में सहायक नहीं होता है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको जवाब देना है। जल्दी से बताइएगा और निश्चित रूप से दे सकते हैं आप जवाब। ठीक है, आयोजन की एक सांकेतिक भूमिका होती है और आयोजन निर्धनों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक नहीं होता। ये तो नहीं, आयोजन निर्धनों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता। 1 तथा 3 सही है। 1 तथा 3 सही है, यानी 1 और 3, बाकी सब क्या है? गलत है। कह रहे निम्नलिखित योजनाओं में से किस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्चतम समृद्धि दर प्राप्त की थी? उच्चतम समृद्धि दर नवम, चतुर्थ, अष्टतम और द्वितीय। ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ऐसे सबसे, अगर इसमें 11वीं दिया होता, 11वीं, तो सबसे अधिक 11वीं में है। ठीक है, अगर इस बार पूछ दे तो जान लीजिएगा 11वीं में 9% अनुमान था और मिला कितना? 8%। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से पूछे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में, तो इसका आंसर क्या होगा? आप पढ़े हैं तो बताइए, और नहीं पढ़े हैं तो उत्तर जान लीजिए अष्टम में। किसमें? अष्टम में। ठीक, अष्टमी पंचवर्षीय योजना कितना था? 6.8%। करा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक समृद्धि दर रखी गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक समृद्धि दर कितनी रखी गई थी? तो मैं आपको बता दूं, 10वीं में रखी गई थी 8%। कितनी रखी गई थी? 8%। ठीक है, लेकिन मिली कितनी? 7.6 मिली। ठीक है, आगे कह रहे भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से हुआ था। 1 जनवरी 2015। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक। ठीक है, आगे राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? ठीक है, जो योजना आयोग का सचिव होता है वही पदेन सचिव होता है। किसका? एनडीसी का। एनडीसी का। करक भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? गरीबी, अशिक्षा, प्रति व्यक्ति उच्च आय। तो प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं पाई जाएगी, बाकी सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। करक निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? ध्यान से पढ़िए एक बार और जवाब आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु, राज्यों के अनुदान निर्धारण हेतु, राज्य के मध्य कर इतर आय के निर्धारण हेतु, या राज्यों में केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाएं। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो और जब गाडगिल फार्मूला की बात करेंगे तो राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन हेतु। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, कह रहा कि भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, कारण उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण,
कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण या औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण। 27 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है, ठीक है, प्रश्न अच्छा है। देखिए, नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं, ये बात गलत है, इसके कारण नहीं। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण ये भी सही है। कृषि पर निर्भरता कारण ये भी सही है। और औद्योगिक प्रगति की मंद, यानी 2, 3, 4 ये सही है। पहला सही नहीं है। नियोजन, कोई भी अर्थव्यवस्था अगर नियोजन से चल रही तो इसका मतलब थोड़ी है कि वह अल्प विकसित होगी। आगे, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को पूरा करना, कृषि और औद्योगिक संरचना में वृद्धि करना, निर्धनता हटाना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को पूरा करना, सबसे पहला। इसीलिए भूखमरी उस समय थी भारत में, और उसी को निपटने के लिए, उसी से निपटने के लिए इस तरह की चीजें अपनाई गई थी। और पहला उद्देश्य था कि युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि से बचाना, सबका पेट भरना। इसलिए किस पर ध्यान दिया गया था? किसानी पर, कृषि पर। सामुदायिक विकास का अर्थ है, सामुदायिक विकास का अर्थ होता है सर्वांगीण ग्रामीण विकास। क्या होता है? सर्वांगीण ग्रामीण विकास। अगला, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखें इसमें एक भी 1952 से 1957, 1930वां है ना, 1951 से 1956, 1947, 1952, ठीक है। तो ये पहला। और आप इसमें एक चीज जोड़ लीजिएगा कि ये किस तारीख से किस तारीख तक। तो 1 अप्रैल से 1951 से 31 मार्च 1956 तक, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, फिर 3 योजनाएं लगातार चली थी, तीसरी के बाद योजनाओं का चला था। करण 9वीं योजना अवधि के लिए पुनरीक्षित वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर है। 9वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है कि कितनी थी, तो देखिएगा 6.5। कितनी थी? 6.5, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? समावेशी वृद्धि, समावेशी वृद्धि अभी बताया गया है, जल्दी से बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना में? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? 11वीं। आगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो इसके बारे में जान रहे हैं आप कि जनता सरकार आती है और किस पंचवर्षीय योजना को? ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना को। किसको? चौथी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी, अच्छा सॉरी, हाँ, इसको देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसको? 5वीं पंचवर्षीय योजना को ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उलट पुलट किया गया था। समझ में आई बात? इसको समाप्त करके फिर से 6ठी पंचवर्षीय योजना एक नए सिरे से चलाई गई थी। समझ में आ रही बात? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर सही होगा। आगे, किस विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अधिक आर्थिक समानता की अवस्था सुनिश्चित करना, अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना, अधिक पूंजी निर्माण और निवेश प्रावधान उपलब्ध कराना, या पूर्ण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। विकास नियोजन, ठीक है, क्या बात कर रहा? विकास नियोजन। तो देखिएगा, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। ठीक है। आगे,
कह रहा है कि वर्ष 2006-7 में जीडीपी में की वृद्धि दर थी 2006-7 पूछा है, तो आप 24-25 ले लीजिएगा। 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? अभी मैंने बताया है, ठीक है, 6.5%, कहीं कहीं 6.2% भी दिया है 24-25। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि आपको इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे विकल्प मान लीजिए रॉन्ग है। आगे कह रहा है कि 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, ये भी क्वेश्चन 13-14 का है, ठीक है। अरे ऐसे नहीं करते हैं, इसकी जगह पे क्या कर लीजिएगा 2024-25 मैं इसलिए रख दिया हूं ताकि आप जान जाएं, और आंसर वही सही है 6.5। क्या 6.5? क्लियर। आगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो अभी मैंने बताया था हैराड-डोमर मॉडल। हैराड-डोमर मॉडल। इस तरह से आपके जितने भी विकास और नियोजन से संबंधित प्रश्न थे वो सारे हल हो गए, ठीक है। तो आप वीडियो को लगातार और मन से देखिए, और जो भी प्रश्न करंट से जुड़े हैं एक बार उसको टेस्ट कर लिया करिए। हालांकि शुद्धता रखने का पूरा प्रयास किया जाता है, फिर भी एक बार टेस्ट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए।